यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप राज्य व्यवस्था संबंधित खंड पर विशेष रूप से पकड़ मजबूत करें, क्योंकि इससे आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी लाभ होगा, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में भी लाभ होगा और इसके अलावा इंटरव्यू में भी आपके प्रश्न जो उत्तर होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लाया जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था संबंधी खबरें होती हैं उन पर हम विस्तार से बात करते हैं। ये खबरें संवैधानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खबरों पर बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी के दौरान एक महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया है, बिल लाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 यानी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिर बात होगी पोक्सो कानून से जुड़ी हुई जो जमानत का प्रावधान है। विशेष तौर से पोक्सो कानून जब 2012 में लागू किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को यौन हिंसा से, यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन हाल ही में जमानत से संबंधित जो प्रावधान है वो एक ग्रे एरिया बने हुए हैं और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत जो जमानत का विषय है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पर हम बात करेंगे। फिर बात होगी दल बदल विरोधी कानून पर। दल बदल विरोधी कानून चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है जो कि तेलंगाना के कुछ विधेयकों की दल बदल के आधार पर सदस्यता को हटाने या सदस्यता को समाप्त करने से संबंधित है। तो इसी कारण से टॉपिक चर्चा में है, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पर। चलिए, हाल ही में ये विधेयक संसद में सरकार के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। कब? 23 जुलाई 2025 के द्वारा 23 जुलाई 2025 में पेश किया गया। इसको पेश करने का उद्देश्य क्या है? इसको पेश करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हर खेल को प्रशासित करने के लिए जो खेल महासंघ बने हुए हैं उनकी कार्यप्रणाली बेहतर हो और कार्यप्रणाली इस तरह से बेहतर हो कि वो सभी संस्थाएं बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, जवाबदेही तरीके से यानी अकाउंटेबल तरीके से अपनी फंक्शनिंग को आगे बढ़ाएं और खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को सुनिश्चित कर सके। इसलिए ये बिल लाया गया है, यानी भारतीय खेल संगठनों के प्रशासन को केंद्रीकृत किस प्रकार से किया जाएगा? इसमें एक हम देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाया जाएगा और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के माध्यम से अलग अलग जो खेल संघ हैं उनको एक प्रकार से उनको मान्यता देने का काम, उनको पहचानने का काम, उनकी मान्यता को रद्द करने का काम राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार से इस पूरी प्रणाली को सेंट्रलाइज्ड बनाया जाएगा ताकि जो खेल महासंघ है वो ठीक तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम कर सके, जवाबदेही तरीके से काम कर सके, यानी अकाउंटेबल तरीके से काम कर सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और खिलाड़ियों की सर्वोत्तम प्रदर्शन को सुनिश्चित करने का काम करे। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना इस विधेयक के माध्यम से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यही सभी खेल महासंघों को मान्यता प्रदान करेगा और इसी प्रावधान के कारण कहीं ना कहीं कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ जो संघ है जो अलग अलग खेलों को प्रशासित करते हैं वो इस विधेयक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे बीसीसीआई जो कि क्रिकेट के खेल को प्रशासित करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अलावा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने इस विधेयक का विरोध किया है क्योंकि इनका कहना है कि इस विधेयक के आने से इनकी स्वायत्तता कहीं ना कहीं सीमित होगी, कम होगी। इसलिए इनके द्वारा इस खेल विधेयक का विरोध किया गया है। विधेयक को तैयार करते समय कई संस्थाओं की, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग लिया गया है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ साथ फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है जिसको हम फीफा के नाम से जानते हैं, इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी परामर्श लिया गया है इस विधेयक को बनाते समय। राष्ट्रीय खेल बोर्ड की किस तरह की शक्तियां हो सकती हैं जो इस विधेयक के माध्यम से हमारे सामने आई हैं, उन शक्तियों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाया जाएगा जो सभी खेलों को, अलग अलग खेलों को प्रशासित करने वाले जो अलग अलग संघ है या महासंघ है, जैसे बीसीसीआई है, जैसे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, या कुश्ती महासंघ है जो कि कुश्ती के खेल को प्रशासित करता है, या बैडमिंटन के खेल को प्रशासित करने वाला, या शूटिंग के खेल को प्रशासित करने वाले जो अलग अलग संगठन हैं, इन संगठनों के
पंजीकरण को मान्यता प्रदान करने, उनका निलंबन करने यानी सस्पेंड करने और उनको रद्द करने यानी कैंसिल करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय खेल बोर्ड के द्वारा काम किया जाएगा। साथ ही महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, किशोर खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड न केवल सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी को निर्धारित करने का काम करेगा, बल्कि कोड ऑफ एथिक्स भी लेकर के आएगा, ताकि एक आप कह सकते हैं कि नीति जो मानक हैं, जो नैतिक मानक हैं, वो खेल के प्रशासन में स्थापित किए जा सके। इसके अलावा एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल भी होगा, वो और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल जो है वो सभी खेल महासंघों में निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम भी करेगा। इस पर हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे। साथ ही खेलों की गुणवत्ता के साथ साथ खिलाड़ियों के हितों की सर्वोत्तम रूप से रक्षा की जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय करने का काम भी कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा इस प्रकार के कार्य भी किए जाएंगे। कोई भी खेल संगठन तभी मान्यता पाएगा जब वो पंजीकृत सोसाइटी या गैर लाभकारी कंपनी या ट्रस्ट के रूप में हो। तो किसी भी खेल संगठन को मान्यता तभी मिलेगी जब वो पंजीकृत सोसाइटी हो या गैर लाभकारी कंपनी या ट्रस्ट के रूप में स्थापित हो। इस बात को भी विशेष रूप से इस खेल विधेयक में स्थापित कर दिया गया है। हालांकि अभी अधिनियम में हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो तो हो सकता है कि कई तरह की बदलाव इसमें आए। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के कार्यों के लिए केंद्र सरकार अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है, तो केंद्र सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त जो भी संगठन है जो अलग अलग खेल को प्रशासित करते हैं, वो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आएगा। अगर उनके संबंध में कोई भी किसी तरह की सूचना मांगी जाती है तो वो सूचना उनको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर जो खेल महासंघ है वो कई तरह की साइन का, सिंबल का, इंसिग्निया का इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया, इंडियन या नेशनल से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय से जुड़े हुए हैं, इन जैसे शब्दों के प्रयोग के लिए केंद्र से इन सभी खेल संघों को क्या लेना पड़ेगा? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना इनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के व्यापक प्रावधान लाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया और न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से लाने का प्रयास सरकार ने किया है। जैसे एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक संगठन को एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करना होगा। प्रत्येक संगठन को एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करना होगा ताकि उन संगठनों में चुनाव फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात को निर्धारित किया जा सके। और उनमें ऐसा ना हो कि कोई एक ही परिवार या कोई एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए उससे जुड़े हुए व्यक्ति है वो लगातार उस खेल संघ को चलाते रहे, उसी से जुड़े हुए व्यक्ति लगातार उस खेल संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते रहे। तो जितने भी चुनाव होते हैं, कार्यकारी पदों पर जो चुनाव होते हैं, इनकी निगरानी के लिए क्या होगा? राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के माध्यम से एक चुनाव अधिकारी नियुक्त हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण भी होगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे और 3 सदस्यों में से एक सदस्य जो होगा वो पूर्व उच्चतम या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जो कि इसकी अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करेगा। और इस न्यायाधिकरण में ये जो न्यायाधिकरण है ये स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, तेज, बहुत ही तीव्र गति से और सस्ता यानी अफोर्डेबल न्याय प्रदान करने हेतु गठित किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसे त्वरित गति से सुलझाया जा सके। इसके अलावा इस न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी, जैसे ये दस्तावेजों को मंगवा सकता है, गवाहों को भी बुला सकता है। साथ ही अगर ये किसी भी प्रकार का निर्णय देता है और इस निर्णय से किसी की असहमति है तो इसके निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 दिनों के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। ये जो न्यायाधिकरण होगा, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों जैसे कि ओलंपिक, एशियाई खेल इत्यादि के आयोजनों में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस पर निर्णय ये नहीं देगा। ये भी एक नुएंसेस है, ये भी एक चीज है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर कोई डोपिंग विवाद होता है या अन्य ट्रिब्यूनल्स, अन्य न्यायाधिकरणों या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के अधीन मामले आते हैं तो उसमें भी यह निर्णय नहीं देगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे इसको सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी ताकि खिलाड़ियों से संबंधित जितने भी मामले हैं, जितनी शिकायत हैं, उनका तीव्र गति से समाधान किया जा सके।
इसके अलावा अन्य किस प्रकार के प्रावधान है या केंद्र सरकार की शक्तियां किस प्रकार से इस बिल में निर्धारित की गई है, उस पर भी थोड़ी सी एक दृष्टि डाल लेते हैं। केंद्र सरकार जो है वो चुनाव की प्रक्रिया, बोर्ड की सदस्यता, खिलाड़ियों की सुरक्षा संबंधी उपायों पर नियम बना सकती है। यानी बोर्ड की सदस्यता, राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो बनाया जाएगा उसकी सदस्यता से संबंधित चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी और खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है उससे संबंधित उपाय किस प्रकार के अपनाए जाने चाहिए, इन पर केंद्र सरकार रूल बना सकती है, नियम बना सकती है। सरकार को खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार को यह अधिकार होगा कि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले या न ले, किसके आधार पर होगा, यदि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के हित में हो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के हित में है तो किसी खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी पर केंद्र सरकार क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। और ये अपने आप में एक बोन ऑफ कंटेंशन निश्चित रूप से बनेगा। इस पर निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ज्यादा अधिकार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खेल निकाय या न्यायाधिकरण द्वारा गुड फेथ में की गई किसी भी कार्रवाई को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। एनएसबी यानी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के खाते और रिकॉर्ड्स को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के द्वारा किसी भी समय ऑडिट किया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है और अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो उसको भी उल्लेखित किया जा सकता है ताकि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उनको भी स्वच्छ बनाए रखा जा सके, उनको भी पारदर्शी बनाए रखा जा सके, इसकी फंक्शनिंग में शुचिता को निर्धारित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पोक्सो कानून और उससे संबंधित जमानत के मुद्दे को विशेष तौर से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उनको यौन अपराधों से, बच्चों को यौन अपराधों से रोकथाम, बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 में ये कानून लागू हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने एक 40 वर्षीय महिला शिक्षिका को जमानत दे दी। इन्होंने जमानत, महिला शिक्षिका को जमानत दे दी गई जिस पर एक किशोर लड़के यानी एक टीनेज लड़के के साथ यौन शोषण का आरोप था। तो टीनेज लड़के का मतलब यहां पर क्या है? क्योंकि पोक्सो कानून 18 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई भी बच्चा है तो उसके लिए विशेष प्रावधान करता है, उसकी सुरक्षा को निर्धारित करने के अंतर्गत, यौन अपराधों से सुरक्षा निर्धारित करने के अंतर्गत। तो इस संबंध में अगर एक 40 वर्षीय महिला शिक्षिका को जमानत मिली है एक किशोर लड़के के साथ यौन शोषण के आरोप के अंतर्गत, तो इससे फिर जो पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत जमानत को बेहद मुश्किल किया गया है उस पर एक सवाल उठा है। और अदालत ने जमानत क्यों दी है? अदालत ने संबंध की सहमति प्रकृति यानी कॉन्सेंसुअल नेचर को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि ये जो संबंध है कहीं ना कहीं इसमें सहमत कंसेंट नजर आ रहा है और इसलिए जमानत प्रदान की गई है। ये फैसला पोक्सो कानून के तहत जमानत की जो कानूनी पहलू है, जो कानूनी जो बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कानूनी सिद्धांत है, उस पर चल रही बहस के बीच आया है। तो पोक्सो कानून के अंतर्गत जमानत को मुश्किल किया गया है। जमानत को मुश्किल क्यों किया गया है? ताकि बच्चों के खिलाफ जो यौन हिंसा और यौन अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके। इसलिए पोक्सो अधिनियम के बारे में आप पहले जान लेते हैं, फिर जमानत संबंधी प्रावधानों को जानेंगे। तो पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 2012 में लागू हुआ था, 14 नवंबर 2012 को। बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए भारत का पहला समग्र कानून था, कॉम्प्रिहेंसिव कानून था। और प्रशासन एक प्रकार से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा ये लाया गया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है, उसी के द्वारा लाया गया था। उद्देश्य क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें जब हम बच्चे की परिभाषा की बात करते हैं तो वो बच्चे की परिभाषा लिंग निरपेक्ष है, यानी उसमें जेंडर का ध्यान नहीं रखा गया है। उसमें कोई भी जेंडर का बच्चा हो, बच्चा बच्चा है, यानी बच्चे को किसी भी लिंग के
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रावधान किस प्रकार के हैं? जैसे कई प्रकार के यौन अपराधों की एक प्रकार से परिभाषा प्रदान की गई है, जैसे पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी। गंभीर अपराधों के लिए सख्त दंड जैसे प्रावधान किए गए हैं, जैसे 2019 में एक संशोधन के माध्यम से मौत की सजा का भी एक प्रकार से प्रावधान है। और आप ये भी देखेंगे कि मेडिकल जांच, बयान दर्ज करना और सुनवाई के लिए जो बाल अनुकूल प्रक्रियाएं हैं उनको निर्धारित किया गया है पोक्सो अधिनियम के तहत। यानी जो बाल अनुकूल प्रक्रियाएं हैं उसी के तहत बच्चों की क्या की जाएगी? मेडिकल जांच होगी। उसी के तहत उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनका बयान दर्ज होगा और सुनवाई होगी बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। रिपोर्टिंग की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पीड़ित कभी भी अपराध की सूचना दे सकता है और इसके अंतर्गत विशेष अदालतें भी गठित होती हैं। यानी मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु शीघ्र सुनवाई की जा सके, तीव्र गति से सुनवाई की जा सके, इसके लिए जरूरी है कि विशेष अदालतें इसके अंतर्गत गठित की जाती हैं। पोक्सो मामलों में जमानत संबंधित किस तरह के प्रावधान है? जैसे पोक्सो अपराध जो है वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं। इसका मतलब है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है और जमानत जो है ऑटोमेटिक नहीं होती है। इसमें जमानत शुरुआत में मिलना इसमें बेहद कठिन होता है। कानून में जमानत के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसकी धारा 483 किस प्रकार के जमानत के दौरान किस प्रकार के मुद्दों को या किस प्रकार की प्रकृति को विचार के बिंदुओं के अंतर्गत रखता है। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 कई चीजों को जमानत के दौरान कंसिडर करती है, जैसे अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध की नेचर क्या है और उसकी गंभीरता का स्तर क्या है। एक आधार यह है कि सजा की तीव्रता कितनी हो सकती है। तो इसके अलावा आरोपी के फरार होने की संभावना क्या है। अगर आरोपी के फरार होने की संभावना है तो फिर उसको जमानत क्यों ही दी जाएगी, और संभावना नहीं है तो जमानत को कंसिडर किया जा सकता है 483 के तहत। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की जो आरोपी है उसकी संभावना है या नहीं, ये भी एक आधार है, ये भी एक विचार का बिंदु है 483 के अंतर्गत मिलने वाली जमानत के अंतर्गत। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में जमानत के लिए किन चीजों को कंसिडर किया जाना चाहिए इसको निर्धारित करने का प्रयास किया। मामला है धर्मेंद्र सिंह केस 2020 के नाम से जानते हैं। और जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन बातों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए, जैसे पीड़ित और आरोपी की उम्र क्या है और उस उम्र का अंतर क्या है, साथ ही उनके आपसी संबंधों की प्रकृति है या कैसी है, यानी उसमें कंसेंट है या कंसेंट नहीं है, जबरदस्ती के तत्व शामिल है या नहीं है, अपराध के बाद आप आरोपी का व्यवहार कैसा है। इस आधार पर जमानत को कंसिडर किया जा सकता है अगर कोई पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी बना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देशराज उर्फ मूसा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले में, जो कि वर्ष 2024 का मामला है, इस मामले में एक 18 वर्षीय आरोपी को जमानत दे दी क्योंकि संबंध सहमति पर आधारित लग रहा था और संबंध जो है वो सहमति पर आधारित था और ट्रायल लंबा चल सकता था। साथ ही 18 वर्ष का जो लड़का है वो 5 महीने जेल काट चुका था और इसमें उसके साथ जो 18 वर्ष और 16 वर्षीय लड़की के बीच का ये मामला था। तो इस प्रकार से हमने जमानत के मामलों पर बात कर ली। पोक्सो में सहमति की भूमिका यानी जो कंसेंट है, कंसेंट की भूमिका को किस प्रकार से देख सकते हैं या किस प्रकार से निर्धारित है उसको देख लेते हैं। जैसे जो पोक्सो अधिनियम है वो सीधे तौर पर कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु वालों की सहमति का कोई मतलब नहीं है, उनको कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर किसी भी प्रकार का यौन अपराध होता है या यौन संबंध होते हैं तो उनकी सहमति भले ही हो उसको अपराध ही माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है। इसमें मामला ग्रे जोन कहां पर फंसता है, अगर किशोर और किशोरी दोनों ही 18 वर्ष से कम उम्र के हैं
तब किसको अपराधी माना जाए और किसको अपराधी न माना जाए। तो ये एक ग्रे जोन आ जाता है, यानी जो अडोलेसेंट रिलेशनशिप है, किशोर प्रेम संबंध है, ये कानूनी ग्रे जोन इसके अंतर्गत आ जाता है। यदि किशोर किशोरी के बीच सहमति से संबंध हो तो भी उसे अपराध ही माना जाता है। और इसमें आरोप कौन लगाए और किसके आरोपों को सुना जाए, इसके अंतर्गत भी एक ग्रे जोन होता है और इसको निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जो सामान्य, जब आप क्रिमिनल मैटर देखेंगे तो जो प्रोसिक्यूशन पक्ष होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, वो जिस पर आरोप लगाता हो उसको आरोपी, उसके खिलाफ एक तरह से उसको आरोपी सिद्ध करने की कोशिश करता है। पोक्सो अधिनियम में अलग मामला है, जो आरोपी होता है उससे ये बात सिद्ध करनी पड़ती है कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। तो यहां पर एक प्रकार से आरोपी को सिद्ध करना पड़ता है। यहां पर अभियोजन पक्ष आरोपी के बारे में निर्धारित करता है, ये कोशिश करता है एविडेंस जुटा करके कि वो आरोपी है, आरोपी ही नहीं बल्कि एक प्रकार से उसने क्राइम किया है। यहां पर अभियोजन पक्ष निर्धारित करता है और यहां पोक्सो के अंतर्गत आरोपी को ये बताना पड़ता है, ये प्रमाण देने पड़ते हैं कि वो बेसिकली उसने अपराध नहीं किया है। तो इस अंतर को भी विशेष रूप से याद रखिएगा। तो यहां ये भी मैटर कर जाता है कि कौन आरोप लगा रहा है और कौन आरोप नहीं लगा रहा है, विक्टिम कौन है और आरोपी कौन है। अदालतें अब इन मामलों में, यानी पोक्सो से संबंधित मामलों में कहीं ना कहीं न्यायिक विवेक से कार्य कर रही हैं, इस बात के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। यदि संबंध स्वैच्छिक हो और पीड़ित मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान दे दे तो जमानत पर विचार हो सकता है, अदालतों का ये मानना है और इसके आधार पर वो निर्णय दे भी रही है। परंतु प्रारंभिक जांच चरण में जमानत मिलना अब भी बेहद ज्यादा कठिन है पोक्सो के अंतर्गत, ताकि बच्चों की सुरक्षा को निर्धारित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने सहमति की आयु, यानी जो एज ऑफ कंसेंट है, उसको घटा करके 18 वर्ष से 16 करने की मांग की है। लेकिन उस पर जो केंद्र सरकार है उसका कहना है यह है कि इससे बच्चों की सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और इसके अलावा केवल हम स्वायत्तता के नाम पर इस एज को नहीं घटा सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था सहमति का, कंसेंट का। अब एक और मुद्दा है दल बदल विरोधी कानून का। ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में आने का कारण इसका ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष, इसकी विधानसभा अध्यक्ष, तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीनों के भीतर, कितने महीनों के भीतर? 3 महीनों के भीतर 10 बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति से जुड़े हुए विधायकों को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। ये मुद्दा ये है कि भारत राष्ट्र समिति से संबंधित 10 विधायकों पर यह आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और ये मामला, अगर विधायकों की अयोग्यता को निर्धारित करने का मामला कौन निर्धारित करता है? आप जानते हैं, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष ने जब ये निर्णय नहीं लिया तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में 3 महीने में निर्णय ले, जो विधायक हैं 10, उनकी अयोग्यता को निर्धारित करने से संबंधित, कि वो इनकी अयोग्यता, इनको अयोग्य करार देते हैं या नहीं देते हैं। कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में जब दल बदल का मामला हो तो इस तरह के मामलों में जो अध्यक्ष है वो किसके रूप में काम करता है? एक ट्रिब्यूनल के रूप में काम करता है। और जब ट्रिब्यूनल के रूप में काम करता है तो और दल बदल संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है तो उसके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू भी उसका किया जा सकता है। इसलिए इस कार्य में अध्यक्ष को संवैधानिक प्रतिरक्षा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहां पर वो किसके रूप में काम कर रहा है? एक ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रहा है। साथ ही अदालत का यह भी कहना है कि अध्यक्ष को दल बदल मामलों पर तेजी से और निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के एक तरह से आदर्शों का मुद्दा है। और अगर दल बदल के आधार पर लगातार राजनीतिक दलों में शामिल जो सदस्य हैं वो चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो भावना है वो कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है। इस मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जैसे मामला 10 बीआरएस भारत राष्ट्र समिति विधायकों का है जिन्होंने कथित तौर पर अपनी पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ कांग्रेस का समर्थन किया। इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई
अध्यक्ष को इन विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल याचिकाएं थी। इस मामले की जो इसके अंतर्गत पीठ सुनवाई कर रही थी, उस पीठ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने ये निर्णय दिया है। और उनका कहना यह है कि दल बदल जो है वो लोकतंत्र को बाधित कर सकता है और उस पर समय पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे कहीं ना कहीं विधायक हो या सांसद हो, इस मामले में विधायक का मुद्दा है ये, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उनको कहीं ना कहीं अपने पार्टी के जो लाइन है उसको ब्लर करने का मौका मिलता है और वो अपने हितों के अनुरूप यानी एक तरह से अवसरवादिता के अनुरूप अपनी पार्टी चेंज करके अपने हितों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जनता के हित हैं उनको वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं। इसके पीछे जो अजम्पशन है वो ये है। अगर हम निर्णय की बात करें तो विलंब से बचने के लिए ही संविधान ने अयोग्यता निर्णय का अधिकार अध्यक्ष को सौंपा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो विधायकों की अयोग्यता को निर्धारित करने का मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है, उसके पीछे तर्क यही है क्योंकि ये निर्णय तेजी से लिया जाना चाहिए। तो इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान में रखना है और इसीलिए 3 महीने का टाइम विधानसभा अध्यक्ष के लिए निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर दल बदल विरोधी जो कानून है उस पर बात कर लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून वस्तुतः क्या है? ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसको हम 10वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं। ये 10वीं अनुसूची ही वस्तुतः दल बदल विरोधी कानून के रूप में व्याख्यायित की जाती है। तो 10वीं अनुसूची में ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उद्देश्य क्या था इसको लाने का, 10वीं अनुसूची को स्थापित करने का? ताकि राजनीतिक दल बदल को रोका जा सके, विधायिकाओं में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। अगर पार्टी के जो विधायक हैं वो ही पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो बैलेंस है विधायिका का वो बिगड़ेगा। तो एक विधायिका में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया था। सदस्य द्वारा अपने दल को मनमाने तरीके से छोड़कर किसी और दल में शामिल होने की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, उसको रोका जा सके। वो कोई भी सदस्य है वो अपने तरीके से, अपने अवसर के तरीके से, अपनी अवसरवादिता को ध्यान में रखते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी न छोड़े, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी इस कानून को लाया गया था। एक प्रकार से जो 10वीं अनुसूची लाई गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। सदस्य के लिए अयोग्य ठहराए जाने के आधार क्या निर्धारित किए गए थे इसके अंतर्गत? अगर कोई सदस्य कोई दल अपने दल की जो सदस्यता है वो स्वेच्छा से छोड़ देता है तो उसकी जो सदस्यता है विधानसभा की या संसद सदस्य की वो रद्द की जा सकती है। सदन में मतदान के दौरान अगर वो पार्टी के निर्देशों यानी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, अगर किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर आप जानते हैं कि पार्टी का एक पार्टी व्हिप होता है जो सभी सदस्यों को बताता है कि आपको वोटिंग कहां पर करनी है, अगर उसके निर्देशों का उल्लंघन होता है तो ये भी एक आधार हो सकता है अपने सदस्यता खोने का, क्योंकि ये भी दल बदल के अंतर्गत आता है। अध्यक्ष और सभापति की इसके अंतर्गत क्या भूमिका है? अध्यक्ष और सभापति की भूमिका यह है कि ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में दल बदल कानून के अंतर्गत काम करते हैं। अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है क्योंकि याचिकाएं सबसे पहले इन्हीं के पास आती है और अयोग्यता संबंधी प्रक्रिया में अंतिम निर्णायक भी इन्हीं को माना जाता है क्योंकि इन्हीं को निर्णय लेना होता है कि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए। और ये एक ट्रिब्यूनल की तरह अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करते हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्योंकि वो यहाँ पर जो है वो एक तरह से न्यायाधिकरण के रूप में, ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते हैं। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के तहत किस निकाय को खेल संगठनों को मान्यता देने, निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार होगा? आपके सामने ऑप्शन क्या है? आपके सामने ऑप्शन है भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, खेल मंत्रालय या भारतीय खेल प्राधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोक्सो कानून किस वर्ष लागू हुआ था? यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2011 या वर्ष 2012?
अगला प्रश्न क्या है, दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। संशोधन से मतलब है संविधान संशोधन अधिनियम। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।